आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफ़र इश्क का भाग 27। अतीत में बहुत जल्दी तो नहीं थी, पर बहुत जोश में अरुण कार चला रहा था। योगेश बार बार उसे फ़ोन करके जल्दी आने को जो बोल रहा था। योगेश किसी दूसरे रास्ते से जहाँ कॉलेज पहुँच रहा था, वहीं अरुण किसी अन्य रास्ते से निकला था। दोनों दोस्तों में शर्त थी कि कौन पहले पहुँचेगा। इस बात पर अरुण अपनी कार की स्पीड को ज़्यादा ही किए था। वे बार बार समानांतर ब्रेक और एक्सीलेटर का प्रयोग करता कार को भीड़ भरे रास्ते से निकाल ले जाता। गोल मार्केट से निकलते वे तेजी से मुख्य सड़क पर पहुंच जाना चाहता था, जहां से वे और तेज गति से अपने कॉलेज पहुंच जाता। लेकिन अगर वे अड़चन नहीं आ जाती तो वे अपनी भरसक कोशिश में कार को उस बाइक के बगल से निकाल लेना चाहता था। लेकिन तभी दूसरी ओर से गली से कुत्ता भागता हुआ आ गया और दोनों के बीच समय और दूरी का ऐसा घालमेल हुआ कि अरुण चाह कर भी उस बाइक से नहीं बचा सका, जो उसकी कार से टकरा कर तेजी से दूसरी ओर पलट गई थी। पल भर का दृश्य बदल चुका था। उस वक्त तो सड़क पर बहुत कम ट्रैफिक था और पैदल लोग तो और भी कम। अरुण कब जब तक कार को ब्रेक लगाकर रोकता, वक्त उसके हाथ से निकल चुका था। वह तुरंत कार से बाहर निकल कर देखता है। उसकी निगाह के सामने एक बाइक पलटी हुई थी, जिसमें सवार एक आदमी और उसकी पत्नी, जिसकी गोद में कोई बच्चा था, सभी सड़क पर बेसुध पड़े थे। टक्कर जोरदार थी। वह कार सह गई, लेकिन वह बाइक न सह सकी। एक परिवार जख्मी हालत में उसकी नजरों के सामने पड़ा था। अरुण बुरी तरह से घबरा गया। पल भर को उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। वह चाहता तो तुरंत वहां से निकल सकता था, लेकिन वह ऐसा ना कर सका और एम्बुलेंस को फोन करने के बजाय किसी तरह से उन स्त्री, पुरुष और उसके बच्चे को अपनी कार में लिए हॉस्पिटल भागता है। उस वक्त जो नजदीकी हॉस्पिटल मिला, वह उन्हें वहीं लेकर पहुंच गया। वह कोई छोटा हॉस्पिटल था। अचानक तीन जख्मी लोगों को देखते डॉक्टर तुरंत भागते हुए आ गए। लेकिन जैसे ही एक्सीडेंट केस पता चला, तुरंत अरुण को पुलिस को सूचित करने को कहा गया। पर उनका सारा ध्यान तो उनके इलाज की ओर था। पहले आप इनका इलाज करिए, फिर जो कहेंगे मैं करूँगा। डॉक्टर सपाट भाव में देखता है। ये एक्सीडेंट केस है और जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे आप इनके क्या लगते हैं? अब किसने इनको चोट पहुँचाई? डॉक्टर जिस बात को सहजता से पूछ रहा था, उसे अरुण के मुंह से सुनते हुए सन्न रह गया। मैं इन्हें नहीं जानता और ये मेरी कार की टक्कर से जख्मी हो गए। डॉक्टर सन्न भाव से अब अरुण को ऊपर से नीचे देखता है। वो कोई 20-21 साल का नौजवान था और देखने से ही बहुत बड़े घर का लगता था। हॉस्पिटल के गेट पर अभी भी उसकी महंगी सी दिखने वाली कार खड़ी थी। अब ये किस तरह का शख्स है? डॉक्टर 2 पल तक अपने मन में मंथन करता रहा। उसकी समझ में ऐसा नौजवान अक्सर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता, ना कि उन घायलों को लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर से विनती कर रहा होता। प्लीज़ डॉक्टर, मैं सब कर दूंगा, आप फीस की परवाह मत करिए। जब तक पुलिस नहीं आई जी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब बस इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर अब तुरंत उन मरीजों को देखने स्ट्रेचर की ओर बढ़ता है और 2 पल बाद ही नर्स को उस आदमी और बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने को बोलता है। डॉक्टर के निर्देश पर एक वार्ड बॉय और नर्स बच्चे और पुरुष को स्ट्रेचर में ले जाते हैं। ये देखते अरुण फिर डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, उस महिला को भी तो देखिए आप। डॉक्टर तुरंत अरुण की ओर पलटता हुआ कहता है, तुमको पता भी है वो महिला मर चुकी है? देखो, तुम भले घर के अच्छे लड़के लगते हो और इसे मेरी व्यक्तिगत राय समझो। ये एक बड़ा केस बन चुका है जिसमें कैजुअल्टी भी हो गई है। अब अगर पुलिस आ गई तो तुम पर केस चल सकता है और हो सकता तुम जेल भी जा सकते हो। इसलिए चाहो तो तुम यहाँ से चले जाओ, मैं बाकी इन दोनों का इलाज कर देता हूँ। डॉक्टर अपनी बात कहकर 2 पल तक अरुण को देखता रहा, जिसका सारा का सारा ध्यान उस महिला के शांत शरीर पर था। डॉक्टर अब उसे वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वह कार से मोबाइल निकाल कर किसी परिचित को कॉल कर रहा था। अरुण बेहद बेबसी से अपना सर दोनों हाथों के थामे अभी भी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठा था। यह हादसा उसके वजूद में छा सा गया, जिसकी गहन तकलीफ उसके चेहरे पर साफ साफ देखी जा सकती थी। छोटे मालिक, पहचानी आवाज पर अरुण सर उठाकर देखता है। उसके पिता का ड्राइवर रामानंद था। वो उसे कह रहा था, आपको जैसे ही फोन आया साहब परेशान होते, पर आप यहाँ क्यों बैठे? चलिए, साहब बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं। अरुण क्लांत सा उठकर उसके साथ बाहर
की ओर चलने लगता है। हॉस्पिटल से कुछ दूर एक दूसरी कार खड़ी थी, जिसके गेट के पास अरुण के पहुंचते देख रामानंद जल्दी से बढ़कर पीछे से दूसरे साइड का दरवाजा खोल देता है। अरुण के बैठते ही रामानंद अब कार के बाहर खड़ा रहता है। कार की पिछली सीट पर अरुण के पिता बैठे थे, जो अरुण को देखते थोड़ा सख्त लहजे में कहते हैं, ये सब करने से पहले तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और फिर यहाँ हॉस्पिटल में बैठने का क्या मतलब था? तुम समझ नहीं रहे ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। खैर, तुमने किसी को मतलब पुलिस को कुछ कहा तो नहीं? मैंने अपना बयान दे दिया है। अरुण जिस बात को सहजता से कहता है, उसके पिता ये सुनते एकदम से चौंक जाते हैं। ये क्या किया तुमने? मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मेरी वजह से ही एक परिवार बिखर गया। ओह अरुण, ये सब होता रहता है सड़क पर। जब गाड़ियाँ चलती हैं तो हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सड़क पर रोजाना हजारों हादसे होते हैं, पर ये मुझसे हुआ है, मेरी वजह से हुआ है। इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। अरुण के चेहरे पे आए हाव भाव वे चकित भाव से देखते रह गए। आगे वे कुछ न कहकर कार के शीशे के पार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी अरुण की कार को देखते हैं, जिसके आसपास अब एक दो पुलिस वाले खड़े थे। वे तुरंत हाथ बाहर निकालकर रामानंद को चलने का इशारा करते हैं। घर पर अरुण को छोड़कर वे तुरंत ऑफिस में पहुंचते हैं। आकाश, बात हुई लीगल एडवाइस से? यस सर, उसने अपना क्रिमिनल लॉयर भेज दिया है पुलाव से। इस वक्त वे अपने केबिन में थे और आकाश के द्वारा फोन पर किसी को निर्देश करने पर उसके अगले ही पल एक वकील उनकी नज़रों के सामने था, जिसे वे बैठने का इशारा करते हैं। मैंने पूरा केस देख लिया है, ये केस बहुत बिगड़ चुका है, उन्हें अपना बयान दर्ज नहीं कराना था। वकील की बात पर सेठ दीवान बिगड़ते हुए बोलते हैं, क्या हुआ ये नहीं, क्या हो सकता है इस पर बात करो। मुझे ये केस तक पहुंचने ही नहीं देना है। बस ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे इसे रफा दफा किया जा सके। वकील अब संभलते हुए कहता है, 2 लोग घायल हैं और एक की मौत हो चुकी है। अंडर सेक्शन 279, 338 और 304 एक दफा लगाई गई है। 279 लापरवाही से गाड़ी चलाने और 238 गंभीर चोट पहुंचाने और 304 एक कॉजिंग डेथ भी नेग्लिजेंस लगी है। और उस पर उन्होंने अपना बयान देके उनका केस और मजबूत कर दिया है, जिससे उन्हें 2 साल तक की जेल और जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माना कितना? मैं मुंह मांगा दूंगा, पर अपने बेटे को जेल में एक पल भी नहीं देख सकता। इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी। सेठ कर्कश भाव से बोलते हैं। फिर आकाश को इशारा करते हैं, जिससे वे एक चेक उस वकील की नज़रों के सामने करता हुआ मेज पर रख देता है। ये लो, और जो तुम्हें समझ आता है करो, बस मुझे ये केस खत्म चाहिए फॉर एनी कॉस्ट। अब वकील संकोच से उस चेक को झांक कर देखता है और उसमें लिखे अमाउंट को देखते उसकी आंखें जैसे बाहर को निकल आती हैं। वे अमाउंट इतना था, वकील चाह कर भी अपनी आंखों की चमक छिपाए न रख सका। वह तुरंत चेक अपनी पॉकेट के हवाले करता हुआ उठता हुआ कहता है, अब जैसा चाहते वैसा हो जाएगा। वकील अब तुरंत ही बाहर निकल जाता है। उसके निकलते ही आकाश अपने पिता के सामने बैठता हुआ कहता है, डैड, आप कहते तो मैं खुद ले देकर मामला शांत करा देता। नहीं आकाश, ये केस अब ऐसा नहीं रहा और फिर उनके दिमाग पर इसका कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है। मुझे उसे भी तो सही करना है। आकाश अपने पिता की ओर देखता रहा, जो फ़ोन उठाकर कहीं कॉल लगा रहे थे। दूसरी ओर से फ़ोन उठते ही वे कहते हैं, तुरंत सिडनी के कॉलेज पता करके एक पेमेंट सीट का अरेंजमेंट करो। वकील अब अपनी रणनीति तय करने अपनी फर्म के वकील से कह रहा था, सबसे पहले जमानती कागज तैयार रखो, फिर इस एक्सीडेंट वाले स्टेटस का पता करो, कुछ समझौता कराना होगा। वो तो ठीक है सर, पर सेक्शन 304A में तो समझौता योग्य ही नहीं होता। एक नया वकील जल्दी से अपना प्रश्न दागता है। इस पर वो वकील अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, मेरा नाम क्या है? जोश भाई। और ये जोश भाई जब पैसों का भार देखता है तो कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है। अब मेरे साथ जुड़े हो तो तुम भी सीख जाओगे। इस समझौते कानून की किताब के बाहर ही होते हैं, लेकिन एक कानून की तरह ही वैलिड मानो, समझ गए ना? वह भी अब उसी तरह मुस्करा देता है। अरुण सच में किसी सदमे में था। उसकी नजरें बार बार जमीन की ओर यूं झुक आती जैसे वह लाश अभी भी उसके सामने पड़ी हो। यह अनजाने में हुआ था, पर उसके लिए बेहद दुखद हादसा था। वह कमरे में बेचैनी में टहलता रहा। इस सदमे के भय से सारी रात उसकी आंखों में काट दी।
आखिर उसके पिता ने अरुण को दिल्ली ये कहकर भेज दिया कि वे सिडनी जाने से पहले के कुछ पेपर वर्क के लिए कुछ दिन वहीं रहे। वे अभी कहीं नहीं जाना चाहता था। वह पिता की बात हमेशा की तरह वे चुपचाप मान लेता है। उसे लग रहा था कि खुद को सजा देकर ही शायद वह इस सदमे से बाहर आ पाए। बार बार उस आदमी और उसके बच्चे का खून से सना चेहरा नजर आ जाता, तो कभी उस महिला का खून से लथपथ शरीर तो देर तक उसमें बेचैनी भर जाता। वे एक दिन चुपचाप बिना किसी को बताए वापस सूरत आ गया ताकि पता कर सके कि इतने दिन में इस केस में चल क्या रहा है। वे पहले उस आदमी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। वह आदमी अभी भी भारी पट्टी में था पर चल फिर रहा था। उसका बच्चा शायद अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसके कारण वे वहीं बना हुआ था। अचानक उस आदमी एक व्यक्ति के सामने आते अरुण उसका हाल पूछने लगता है। मैं अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा हूँ। मुझे एहसास है कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और आप इसके लिए जो चाहे सजा दें, मैं तैयार हूँ। अरुण नजरें झुकाए उस आदमी के सामने खड़ा था। वह आदमी बेहद सपाट भाव में कहता है, तुम हो कौन और क्यों मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो? जी मैं, अरुण कहते कहते सकपका गया। मैं तुम्हें नहीं पहचानता और मेरा समय बिल्कुल बर्बाद न करो, हटो, मुझे जाना है। कहता हुआ आदमी तुरंत उसके विपरीत चला जाता है, लेकिन उसके पीछे खड़ा अरुण हैरान नजरों से देखता रह जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा ये व्यक्ति क्यों बोल रहा है। वह तुरंत बाहर निकलता है। उसे बाहरी गेट पर उस आदमी के साथ एक वकील खड़ा दिखा, जो उस आदमी को कोई ब्रीफकेस पकड़ा रहा था और उस वकील को पहचानता था जो उसका केस देख रहा था। ये देखते हुए तुरंत उस वकील उस आदमी की ओर बढ़ता है और उनकी एक आवाज पर उसके कदम जैसे वहीं ठहर से जाते हैं। अब बस भी करो, कितनी कीमत वसूलोगे सेठ से इस बात की? अब से ये तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात है, कहता हुआ वकील तुरंत ब्रीफकेस पकड़ाकर निकल जाता है। उन्हें जाता देख और ये सुनने के बाद अरुण अब उनकी ओर बढ़ने के बजाय उनसे बचता हुआ विपरीत चला जाता है। वे कार में बैठता है जिससे ड्राइविंग सीट पर राजवीर था। चलो एयरपोर्ट, मैं इसी वक्त सिडनी जाना चाहता हूँ। पर सर अभी तो टिकट बुक नहीं है। मैं तब तक वहीं वेट करूँगा। चलो, और हाँ, सिगरेट ले आओ। राजवीर अरुण की बात पर अचानक चौंकता हुआ कहता है, पर सर आप तो पीते नहीं हैं। राजवीर की बात पर खुद पर हंसते हुए कहने लगा, अब से पीऊंगा तभी तो इस दर्द से शायद निकल सकूंगा। जाओ लेकर आओ। अतीत किसी दर्द की तरह और उनके मन पर तीर सा गुजर गया। वे बेसुध पड़ा था। बस एक बार जरा सी आंख खोलकर उसने देखा कि नौकर उसे अपना सहारा दिए उसके कमरे तक पहुंचा रहे थे। अगली सुबह दीवान मेंशन की कुछ अलग सी बेहद खामोश और उदास भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेंशन के बाहर कोई तूफान इंतजार कर रहा है, क्योंकि मेंशन उस तूफान को अपने सीने में दबाए खामोश था। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में खुद को बंद किए थे। मुख्य गेट आज किसी बाहर वाले के लिए खोला नहीं गया था। रात से रिपोर्टर और उनकी शादी की खबर को लेकर मेंशन के आसपास ही मंडरा रहे थे। वह घर के किसी लोगों को लेकर नौकर तक को उनसे बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन बीती रात की सुबगाहट सुबह खबर बनकर हर अखबार और मीडिया में छा सी गई थी। बदनामी का गहरा दाग अब दीवान परिवार के दामन में लगने से कोई नहीं रोक पाया। इस कारण न भूमि न मेनका कहीं बाहर नहीं निकली और न क्षितिज को ही स्कूल जाने दिया गया। भले ही वे अच्छे से जानते थे कि बहुत देर तक वे इन सवालों से बचकर नहीं रह सकते, फिर भी खुद को शायद संभलने देने के लिए उन्हें एक दिन की मोहलत की तो जरूरत ही थी। अब ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी थी। रंजीता पलक वर्तिका को देखता रहा। वह होश में रहकर भी बेहोश ही थी। न बात करती न कुछ कहती। अजीब सी खामोशी उसने अपने अंदर इख्तियार कर ली थी। उसकी हालत देखते रंजीत का मन जैसे कई टुकड़ों में बट जाता, पर हर वक्त के हाथों उस वक्त मजबूर था। उसे पता था कि वर्तिका को संभलने में अभी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये एक एक पल रंजीत का कितना भारी गुजर रहा था ये तो सिर्फ वही जानता था। कुछ पल तक वे वर्तिका के पास बना रहा, पर इस बीच न वर्तिका ने उसकी ओर देखा न कुछ कहा।
इस खामोशी को अपने अंदर समेटे आखिर रंजीत भारी मन से उसके पास से उठकर चला जाता है। वर्तिका को सोते देख उसकी देखरेख में लगी दोनों नौकरानियों को पलक भी न झपकाने का निर्देश देकर मुख्य हॉल में आ गया था, जहां सेल्विन इस ताजी खबर के साथ उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन इस खबर के साथ एक चौंकाने वाला प्रश्न भी था। सेल्विन बता रहा था, मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया, पर जल्दी ही उस शख्स का पता ही लगा लूंगा कि किसने ये काम किया है। सेल्विन की बात पर रंजीत भी उसे गंभीर भाव से कहता है, हाँ कोई तो है जो हमारी तरह ही दीवान परिवार से बदला लेना चाहता है। जल्दी ही उसका पता करो कि हमारी नाक के नीचे से उस लड़की को आखिर कौन ले गया। लेकिन सेल्विन, कहीं वो लड़की खुद तो कहीं नहीं चली गई? नहीं, क्योंकि वो जेवर चिंगारी भाई का आदमी ले गया। मैंने सब पता कर लिया। उसके आदमी के पहुंचने से पहले ही वो लड़की गायब थी। तो जरूर कोई तीसरा है जो पहले से ही नजर लगाए बैठा था और मौका उसे मिल गया। खैर, काम तो हो गया ना। ये बदनामी दीवान परिवार के लिए उनकी बर्बादी की पहली किस्त है, और अभी तो बहुत कुछ देना शेष है। बस तुम उसका पता करो कि ये कौन सा उनका अनजाना दुश्मन है। अब ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। रंजीत की बात पर हामी भरता हुआ सेल्वन तुरंत ही बाहर की ओर निकल जाता है। सूरज आसमान की छाती पर चमक रहा था। हरमन काका हाफते हुए भागते हुए अरुण के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अरुण के कमरे का दरवाजा झटके से खोलते ही उनकी नजर कमरे की अस्त व्यस्त हालत पर चली गई। कमरे को देखकर उन्होंने साफ अंदाजा लगा लिया कि उन्माद और आक्रोश में कमरे की सजावट को नष्ट किया गया था। वो कमरा जिसे कल रात तक जन्नत की तरह सजाया गया था। बिस्तर पर चमेली और लिगी की सजावट थी, तो फानूस से नीचे तक मोगरे और ट्यूलिप की लड़ियां लहरा रही थी। पर अब वे सभी फूल बुरी तरह से कुचले हुए अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही बयां कर रहे थे। पलंग के नीचे शराब की कई खाली बोतलें पड़ी थी, तो चारों तरफ सिगरेट की राख और उसके अधजले टुकड़े पड़े हुए थे। वे कुछ और अंदर आए तो उनके पैरों से जैसे कोई चीज टकराई। वे झुककर उस चीज को देखते हैं तो वे कोई हार था। उससे नजर हटाकर हरमेन काका की नजर पलंग पर रौंदे पड़े अरुण पर गई, जिसकी गर्दन पलंग के नीचे लगभग लटक सी गई थी। चारों ओर उदासी और बेबसी का आलम था। अरुण के करीब आकर वे उसे झंझोड़ते हुए लगभग बोलते हैं, छोटे मालिक जल्दी उठिए। अरुण ने अपनी अधकुली आंखों से हरमन काका को देखा, फिर आंखें बंद करते हुए बोला, काका क्यों आए हो? दुल्हन के लिए चाय लेकर आए हो? फीकी सी हंसी हंसता हुआ वह कहता रहा, लेकिन काका दुल्हन तो चाय नहीं पीती, वो तो दर्द का लहू पीती है। उसे तो किसी के मिटते अरमानों की लाश नोचने और उम्मीदों को जलाकर राख करने में मजा आता है। अरुण के दर्द से हरमन काका अंदर ही अंदर कांप जाते हैं। उनकी नजर कभी अरुण से टकराती है तो कभी उन फूलों से जो अभी भी सेज पर पड़े अपने दर्द की कहानी बयां कर रहे थे। छोटे मालिक होश में आइए। क्यों और किसके लिए? उसने गुस्से में मुट्ठी में चादर भींच ली। मैं आपको ये देने आया था। अपने हाथ में पकड़े कागज के पुलंदे को अरुण के आगे रख देते हैं। अरुण अपनी आंखें जबरन खोलकर बिस्तर पर औंधे लेटने ही उस कागज के पुलंदे को खोलकर पढ़ना शुरू कर चुका था। जैसे जैसे वह पढ़ता गया अरुण यूं उछल पड़ा मानो उसने बिजली का नंगा तार छू लिया हो। फिर वह उतनी ही तेजी से उठा, उतने ही तेज कदमों से वह कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए अरुण के मुंह से काका ने सिर्फ इतना ही सुना, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। बिना किसी को बताए अरुण अकेले कार लेकर मेंशन से बाहर निकल गया। वह बेहद तेजी से बाहर की ओर निकला था। अब तक किसी पहले को मेंशन से बाहर निकलते देख कुछ पत्रकार उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, पर वह तुरंत ही वहां से निकल जाता है, जिससे वे सभी उसके लौटने का इंतजार करने लगते हैं। काफी समय बाद अरुण उसी रफ्तार से वापस भी आ जाता है। जैसे वह अकेला गया था वैसे ही वह अकेला वापस आ गया। जब तक वह गेट के अंदर आने के कुछ पलों के लिए कार धीमी करता है, तब तक इंतजार में खड़े रिपोर्टर्स उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। और उनको अपनी साइड की खुली विंडो का होश नहीं था, और सारे रिपोर्टर्स के पास यही समय था
जिससे तुरंत वे सारे इस मौके का फायदा उठाते एक एक करके प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। सर, अब क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कि आपकी पत्नी भाग गई? सर, क्या अब आप डिवोर्स का केस फाइल दर्ज करेंगे या आप इस शादी को कंटिन्यू करेंगे? सर, आपको क्या लगता है आपकी पत्नी का कोई पुराना अफेयर था? क्या ये शादी ज़बरदस्ती हो रही थी? कितनी कीमत के जेवर लेके भागी है आपकी पत्नी? इस तरह के प्रश्नों से एकदम से अरुण का ध्यान अब उन रिपोर्टर्स की ओर जाता है जो लगातार अनाप शनाप प्रश्न किए जा रहे थे। अब सामने का गेट खुल गया था, पर अरुण कार की रेस देने के बजाय हैंड ब्रेक लगा देता है। उन सवालों ने उसके दिमाग को कि जैसे जलती भट्टी में झोंक दिया था। वह तुरंत कार से उतरकर एकदम से सबसे आगे खड़े रिपोर्टर का गिरेबान पकड़ लेता है। अचानक हुए इस व्यवहार पर वे सारे सपक आ जाते हैं और दोनों हाथों से उसका गिरेबान पकड़े उसे बाकी के पत्रकारों की ओर धक्का देता हुआ उन पर चिल्ला रहा था। वे एकदम से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ पत्रकार यहाँ इस वक्त की भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वहीं बाकी के उसकी पकड़ से उस पत्रकार को छुड़ाने की कोशिश में लगे रहे। अरुण को ऐसे देख गेट के दरबान भी वहां भागते हुए आते हैं। कुछ अरुण को संभालते हुए उसकी कार की ओर ले जाने लगते हैं, तो कुछ दरबान उस पत्रकारों को यहाँ से रफा दफा करने में लग गए। पर इस अन्यास हुए व्यवहार पर पत्रकार बुरी तरह से खींचते हुए चिल्ला उठे। पत्रकारों पर हाथ उठाकर, अच्छा नहीं किया, इस प्रश्न पर इतनी मिर्ची लगी है ना, तो अब पूरी खबर आप न्यूज में सुनना। वे सभी बुरी तरह से उखड़ते हुए वहां से जाने लगते हैं। दरबान अब अरुण को उसकी कार में बैठा देते हैं, जिसे वह आक्रोश में गहरी गहरी सांसें भरता फिर मेंशन के अंदर चल देता है। कमरे में टंगी तस्वीर का रुका तूफान आज अरुण को अपनी ओर उठता हुआ सा महसूस हो रहा था। कुछ ही पलों में अज्ञात लहरों का शोर, साहिल पर सर पटकती लहरों की चीखें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। लगभग आधी रात हो चुकी थी और उन पागलों की तरह अपने शयन कक्ष में इधर उधर टहल रहा था। उसके जहन में आवाजों का शोर बार बार मचलने लगा। अपनी इस बेचैनी की हालत में वह चीख पड़ता है, पर उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ पल के लिए वह शांत होकर बैठ गया और शून्य में ताकने लगा। उसके सामने उसका संपूर्ण अस्तित्व उस एक शून्य में विलीन होता हुआ उसे महसूस हो रहा था। कितनी ही उदासियों गमों के बोझ से दबे अरुण की गर्दन झुक गई। बहुत देर तक वह यूं ही बैठा रहा। फिर उठकर मेज पर रखे जाम से भरे गिलास को वे एक ही घूंट में खाली कर गिलास फेंक देता है और दूसरे हाथ से बोतल उठा लेता है। दर्द में डूबी उसकी नजरें अब मेज पर रखे उस कागज के पुलंदे की ओर दोबारा चली जाती है जो हरिमन काका ने उसे सुबह सुबह दिया था। उसे फिर से उसे पढ़ना शुरू किया। उसे पढ़ते पढ़ते ही अरुण बच्चे के समान बिलख कर रो दिया। दादाजी, अब क्यों छोड़ गए अपने अरुण को? अभी तो एक गम से उबरा भी नहीं था और आप भी। वह चिट्ठी पकड़े इस तरह बैठ गया जैसे वह उसके दादाजी का हाथ था। वह उन्हें रोक रहा था और सच तो यही था कि चिट्ठी उनके नाम पर छोड़कर वे जाने कहाँ चले गए। और उन्होंने अपनी भरसक कोशिश में उन्हें बहुत खोजा, पर उन्हें नहीं ढूंढ पाया। वे निराशा उसे दर्द की आग में और गहरा झोंक देती है। अपने आंसुओं के जलजले को रोकने की कोशिश में वे अपनी मुट्ठियों को कसकर भींच लेता है। वे झटके से उठकर दराज में सिगरेट ढूंढने लगता है। कांपते हाथों से वे तुरंत सिगरेट सुलगाते तेजी से उसके गहरे गहरे कश अपने भीतर उतारने लगता है। लगातार अगली सिगरेट पीते वे गुस्से में कसकर भींचे हुए दांतों के बीच से धुआं उगल रहा था। तभी उसे लगा जैसे धुएं से कोई आकृति बन गई। वे आंखें फाड़े देखता रहा। देखते देखते कई चेहरे जाने पहचाने से उसके सामने उभरने लगे। वे भय से थम गया। उसका भय अब बौखलाहट में बदल गया और वह बेकाबू होता हुआ धुएं से ही लड़ने लगा। अनजाने में वे अपनी परछाई को ही हकीकत मान बैठा था। आखिर कहाँ गई किरण और आगे क्या होगा अरुण का हाल? क्या वह खुद को संभाल भी पाएगा? इस कहानी से जुड़े रहने के लिए सुनते रहें निरंतर इस कहानी के अगले पार्ट। और इस कहानी को पसंद आने पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।